15th सेंचुरी में एक ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड हुआ था, जिसमें मिलियंस ऑफ अफ्रीकन को हथियार, अल्कोहल या खाने पीने की चीजें देकर मजदूरी करने के लिए अटलांटिक ओशन के रास्ते अमेरिका ले जाया गया। विक्टिम्स को उस हद तक ट्रेन किया जाता है कि अगर उन पर कोई रूथलेस बिहेवियर भी किया जाए तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उन बेचारी लड़कियों को तो यही लगता था कि वो एक जेन्युइन रिलेशनशिप में है, पर वही रिलेशनशिप की आड़ में उनका लगातार शोषण होता है। उन्हें धमकियां दी जाती है, वहां से कोई भाग ना सके इसलिए उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाता है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि जिंदा इंसान से भी ज्यादा उनकी लाश की कीमत होगी, क्योंकि वो लाश के अंदर जो काम करते ऑर्गन्स है जैसे कि किडनी, लीवर, हार्ट, वो लाखों करोड़ों में बिकते हैं। ये सारे कामों में इंसान को एक इंसान नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। फिर शुरू होगी एक ऐसे ट्रस्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप की कहानी जिसमें वो कभी बॉयफ्रेंड बनकर आएंगे या तो कभी जॉब देने वाला एम्प्लॉय बनकर आएंगे। फेक वेबसाइट्स, फेक प्रोफाइल्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन के थ्रू पहले अपने शिकार को पूरी तरह से जान लेते हैं। फिर उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर उनका आगे का हर एक मूव प्लान होता है, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करना कोई हलवा नहीं है, इस सब चीजों में टाइम लगता है। तो ट्रैफिकर सबसे पहले वही जीतने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नाम सुनकर पता नहीं लोग क्यों उसे सेक्स ट्रैफिकिंग के साथ जोड़ने लगते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स ट्रैफिकिंग बोथ आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। अगर मैं इस चीज को आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म है जो कि उन सभी टाइप्स ऑफ ट्रैफिकिंग को कवर करता है जहां लोगों के साथ फ्रॉड करके या फिर उन्हें जोर जबरदस्ती करके बहुत से डिफरेंट पर्पसेस के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है। जबकि सेक्स ट्रैफिकिंग तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक फॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल हरेसमेंट पर ही फोकस करता है। और तो और सोसाइटी के लोगों के अंदर भी दूसरा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन देखने मिलता है कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग, इन दोनों चीजों के बीच में फर्क क्या है। अब पहली बार सुनने में तो किसी को भी इन दोनों वर्ड्स का मतलब सेम ही लगेगा, पर एक छोटी सी बट इंपॉर्टेंट चीज है जो इन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे से बहुत अलग बनाती है। कंसेंट यानी कि इजाजत। अगर किसी विक्टिम को उसकी इजाजत के बिना ही फोर्सफुली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो उसे हम ट्रैफिकिंग कहेंगे। पर अगर किसी विक्टिम को अपनी ही मर्जी से पैसे देकर या फिर कई और चीजों का लालच देकर बॉर्डर्स के पार भेजा जा रहा है तो उस चीज के लिए स्पेसिफिक वर्ड है ह्यूमन स्मगलिंग। अब वीडियो में आगे हम जिस चीज की बात करने वाले उसका इतिहास जानना तो जरूरी है ना। करीब 3000 BC के समय की बात है, जब उस समय का प्राचीन मेसोपोटामिया जो कि आज का इराक है, जहाँ पर लोगों को जबरदस्ती तरीके से या फिर अगर किसी ने कर्ज के पैसे नहीं चुकाए तो उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। और इसी के साथ पहली बार दुनिया ने इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्राइम को विटनेस किया। मेसोपोटामियन सोसाइटी में अक्सर गुलामों को खरीदा, बेचा या एक्सचेंज किया जाता था ताकि उनका इस्तेमाल खेतों में मजदूरी करने के लिए या फिर बिल्डिंग्स और घर, इन सब चीजों को बनाने के लिए किया जाए। और यहीं से दुनिया में ह्यूमन ट्रेड का एक ऑर्गेनाइज सिस्टम चालू हुआ था जो कि आगे जाके इजिप्ट, ग्रीस और रोम, इन जैसे बड़े बड़े एम्पायर्स ने भी अडेप्ट किया था। समय के साथ साथ ये एक्सप्लॉइटेशन और भी ज्यादा इवॉल्व हुआ। 15th सेंचुरी में एक ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड हुआ था जिसमें मिलियंस ऑफ अफ्रीकन को हथियार, अल्कोहल या खाने पीने की चीजें देकर मजदूरी करने के लिए अटलांटिक ओशन के रास्ते अमेरिका ले जाया गया। हालांकि 19वीं सदी आते आते अमेरिका ने भी इस ट्रेड को एबोलिश किया, पर इस ट्रेड की वजह से जो लेगेसी सेट हुई थी, जो रेसिज्म इनिशिएट हुआ था, वो आज भी अमेरिकन सोसाइटीज को अफेक्ट कर रहा है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके सोसाइटी ने इस क्राइम को अडेप्ट कर लिया जो आज एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट इशू बन चुका है। According to that office, of the 25 million plus victims globally, in 2023, just 134,000 victims were identified worldwide. That led to more than 18,000 prosecutions. Human trafficking is a huge problem in the United States, both sex trafficking and labor trafficking. Today, the State Department released its annual report on human trafficking, and the numbers, frankly, are staggering. The report says an estimated 27 million people globally have fallen victim to human trafficking, either through sexual exploitation or forced labor. Now, most of this activity happens in the shadows. पुलिस भी कुछ ढूंढ पाई नहीं, कुछ कर पाई, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। जब भी हम जाते हैं तब भी सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रगति नहीं मिलती कि हमने कुछ किया, कुछ देखा, कुछ जाना। सामान लल्ली वाला उठाई और मोटरसाइकिल बैठो लेके ले गए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम कभी भी एक नॉर्मल क्राइम की तरह देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही गहरा और कॉम्प्लेक्स मामला है जो दुनिया भर के लाखों लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। वैसे तो इन ट्रैफिकिंग्स के पीछे कई रीजंस होते हैं, पर दुनिया भर में होने वाली ज्यादातर ट्रैफिकिंग्स के पीछे ये 4 रीजन मेनली दिखते हैं। और यही 4 रीजंस के चलते हम इन ट्रैफिकिंग्स को आगे जाके 4 अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्स ट्रैफिकिंग, जिसमें विक्टिम्स को प्रोस्टिट्यूशन या फिर हर उस चीज में इन्वॉल्व किया जाता है जो कि सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन से जुड़ी हुई होती है। टारगेट के हाथ में आने के बाद ये ट्रैफिकर्स उन्हें कई महीनों तक ग्रूम करते हैं। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो ग्रूमिंग उस प्रोसेस का नाम है जहां शिकार को सबसे पहले मैनिपुलेट किया जाता है, उसकी सारी कमजोरियों का फायदा उठाकर उस पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल बना लिया जाता है। अक्सर ये लोग विक्टिम्स को अच्छी लाइफस्टाइल देना, उनके पीछे उनकी फैमिली का ध्यान रखना, या तो अगर विक्टिम्स की कोई पर्सनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसे फिक्स करना, ये सब चीजों का लालच देकर उन्हें मैनिपुलेट करते हैं। विक्टिम्स को उस हद तक ट्रेन किया जाता है कि अगर उन पर कोई रूथलेस बिहेवियर भी किया जाए तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेक्स ट्रैफिकिंग के अंदर टारगेट्स को ट्रैप करने के लिए सबसे
ज्यादा अगर कोई मेथड का यूज किया जाता है तो वो है द लवर बॉय मेथड, जो कि सबसे पहली बार नेदरलैंड्स में इंट्रोड्यूस हुई थी। इसमें मेनली यंग वुमेन और टीनेजर्स को टारगेट किया जाता था। and he had charm. सबसे पहले तो ये ट्रैफिकर्स उनके साथ एक फेक रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ताकि वो उन लड़कियों का ट्रस्ट जीत सके। एक बार अगर उन्होंने ट्रस्ट जीत लिया, फिर वो उन्हीं लड़कियों को मैनिपुलेट करते थे फोर्स प्रोस्टिट्यूशन के लिए। उन बेचारी लड़कियों को तो यही लगता था कि वो एक जेन्युइन रिलेशनशिप में है, पर वही रिलेशनशिप की आड़ में उनका लगातार शोषण होता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 4.8 मिलियन लोग इस सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं, जिसमें 99% से भी ज्यादा ऐसी फीमेल होती है जो कि इन सेक्स इंडस्ट्रीज का शिकार होती है। दूसरा टाइप लेबर ट्रैफिकिंग। अब आसान भाषा में मैं आपको इस चीज को समझाऊं तो लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर करना। इस टाइप की जो ट्रैफिकिंग्स होती है वो ज्यादातर इंडस्ट्रीज में देखने मिलती है, लाइक एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शंस, डोमेस्टिक वर्क, मैन्युफैक्चरिंग या और ऐसी कई चीजें। इस चीज की सबसे पहली बार शुरुआत हुई ट्रांस अटलांटिक ट्रेड से, जिसकी हमने आगे ही वीडियो में बात की थी। अब यहाँ पर ट्रैफिकर जो होता है वो लोगों को हाई पेइंग जॉब्स का लालच देकर उन्हें फंसा लेते हैं, फिर आगे जाके उन्हीं विक्टिम्स के पास अनपेड या फिर अंडरपेड तरीके से काम करवाते हैं। और अगर एक बार कोई इस चीज में फंस गया तो वहां से निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। उन्हें धमकियां दी जाती है, वहां से कोई भाग ना सके इसलिए उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाता है, और तो और उन पर इतना सारा कर्ज थोप दिया जाता है जो उन्होंने कभी लिया ही नहीं था। और उसी कर्ज को उतारने के लिए वो वहाँ पर दिन रात मजदूरी करते हैं। दुनिया भर में तकरीबन 16 मिलियन से भी ज्यादा लोग ऐसे जबरदस्ती वाले लेबर में फंसे हुए हैं। तीसरा टाइप चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जो कि आज पूरी दुनिया में बहुत ही गंभीर समस्या बन चुका है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लेबर वर्क, सेक्स एक्सप्लॉयटेशन और ऐसे कई कामों के लिए यूज किया जाता है। और कई जगह पर तो इन बच्चों को इतनी कम उम्र में जबरदस्ती तरीके से मिलिट्री भी ज्वाइन करवाई जाती है। हर साल दुनिया भर में तकरीबन 12 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे होते हैं जो इन चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार बनते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल था द रोथरहैम स्कैंडल, जिसमें 1997 से लेके 2013 के बीच टोटल 1400 से भी ज्यादा बच्चों को ग्रूम करके सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया था। कई कम उम्र के बच्चे और जवान लड़कियां इसमें शामिल थी, जिनको धमकियां देकर चुप करा दिया गया था। चौथा और आखिरी टाइप ऑर्गन ट्रैफिकिंग, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ट्रैफिकिंग के इस वाले टाइप में ज्यादातर उन विक्टिम्स को टारगेट किया जाता है जो कि गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, और मोस्टली ऐसे लोगों को इस काम के लिए चुना जाता है जिनका रिकॉर्ड भी प्रॉपर्ली एग्जिस्ट ना करता हो, जहां उन्हें झूठी लालच देकर जबरदस्ती उनके ऑर्गन्स को निकालकर डार्क वेब जैसे खतरनाक मीडियम से बहुत ही ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि जिंदा इंसान से भी ज्यादा उनकी लाश की कीमत होती है, क्योंकि वो लाश के अंदर जो काम करते ऑर्गन्स है जैसे कि किडनी, लीवर, हार्ट, वो लाखों करोड़ों में बिकते हैं। उसमें भी किडनी तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक होने वाला ऑर्गन है, जिसकी वैल्यू अगर आप देखो तो इलीगल मार्केट में 20-30 लाख तक जाती है। बहुत सी कंट्रीज में तो ऐसे कई सारे फेक क्लिनिक्स को सीज किया गया था जहाँ पर डॉक्टर्स भी असली नहीं थे। वहाँ डॉक्टर्स की जगह बचर काम करते थे, जिनका सिर्फ एक ही काम होता है विक्टिम्स को पेन किलर देकर बेहोश करना, फिर उनकी बॉडी को कट करके अंदर से ऑर्गन्स को निकालना। ये सारे कामों में इंसान को एक इंसान नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। ये लोग ना तो इमोशन, ना तो धर्म, ना जाति या फिर ना तो उम्र का लिहाज रखते हैं। इन लोगों को दिखती है तो सिर्फ एक ही चीज, उनका खुद का फायदा, उनका खुद का स्वार्थ। अब देखो, सब लोग ये सब चीजें पैसों के लिए नहीं करते। कुछ लोग खुद इतना ट्रॉमेटाइज हो चुके होते हैं कि उन्हें लगता है कि दर्द देना तो इस दुनिया का सिस्टम बन चुका है। जैसे अगर उनको किसी ने दर्द दिया है तो वो लोग अपने दर्द को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर उसे आगे पास ऑन करेंगे। कुछ लोग इमोशनली इतना डेड हो चुके होते हैं कि गिल्ट नाम की चीज उनके अंदर होती ही नहीं है। उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले इंसान के ऊपर इस चीज की क्या असर हो रही है। उनके लिए हर एक बंदा सिर्फ एक ट्रांजैक्शन बन जाता है। और सबसे डेंजरस माइंडसेट क्या होता है पता है? जब कोई बंदा अपने इस एक्शन को जस्टिफाई करने लगता है, वो ये कहने लगता है मैं तो इनको जॉब दे रहा हूँ, मैं तो इनको नए शहर लेके जा रहा हूँ, एक अच्छी लाइफस्टाइल दे रहा हूँ। उनके दिमाग में स्टिल यही चीज होती है कि वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, अपने लिए वो कभी गलत नहीं सोचेंगे, जबकि असल में वो एक इंसान की जिंदगी को तोड़ रहे हैं, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अब ये जानना भी जरूरी बन जाता है कि आज जब दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतनी एडवांस हो चुकी है, लोग भी इतने पढ़े लिखे हैं, फिर कैसे इन ट्रैफिकर्स के जासे में इतनी आसानी से आ जाते हैं? इन ट्रैफिकर्स की ऐसी तो कौन सी स्ट्रेटेजीज होती है जो कि इतनी एक्यूरेटली वर्क करती है विक्टिम को ट्रैप में फंसाने के लिए? 25 million adults and children. That is the number of people believed to be exploited by human trafficking. Use different types of coercion. Some are physically violent, and others use non-violent forms of coercion, like manipulation or debt bondage. Some will use threats of reputational harm. Some will use addictive substances and drugs to control people. But one common thing that every victim suffers is the fact that the trafficker is using coercion to take away their freedom. ट्रैफिकर्स कभी भी अपने टारगेट पर सीधे सीधे अटैक नहीं करेंगे। वो पहले इंतजार करेंगे, पहले अपने टारगेट को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। ऐसी कौन सी चीज है वो विक्टिम की लाइफ में जिसकी उसे कमी महसूस हो रही है? प्यार, पैसा, अवेयरनेस, कुछ भी हो सकता है। और जहाँ भी उन्हें थोड़ी सी भी दरार दिखी, वहीं से वो उनकी जिंदगी में घुस जाएंगे। फिर शुरू होगी एक ऐसे ट्रस्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप की कहानी जिसमें वो कभी बॉयफ्रेंड बनकर आएंगे या तो कभी जॉब देने वाला एम्प्लॉय बनकर आएंगे। ऑनलाइन चैट्स, मीटिंग्स, इंटरेक्शन, ये सब कुछ उन्हीं के एक ट्रैप का हिस्सा होता है। सबसे पहले वो आपकी जरूरियत को पहचानेंगे, फिर उसी को पूरी कर
कर वो एक तरीके से आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएंगे, जिस पर विक्टिम पूरी तरीके से इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है। फिर ट्रैफिकर्स विक्टिम्स को धीरे धीरे उसके रियल वर्ल्ड, उसकी फैमिली, उसके दोस्त, इन सबसे अलग कर देते हैं। So that I was far away from my family, my support and my friends. फिर आता है एक टू गुड टू बी ट्रू ऑफर, जहाँ पर एक जॉब, एक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्कॉलरशिप, जिसकी असली वजह तो ये होती है कि विक्टिम को एक नए शहर या फिर नए देश ले जाना। He said that I would make $20 million from the documentary and that it was यहाँ तक कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का भी इसमें फुल यूज होता है। फेक वेबसाइट्स, फेक प्रोफाइल्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो पहले अपने शिकार को पूरी तरह से जान लेते हैं। फिर उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर उनका आगे का हर एक मूव प्लान होता है। और जब कोई विक्टिम पूरी तरह से ट्रैप हो जाएगा, फिर उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया जाएगा। उसका फोन, उसका पैसा, उसका पासपोर्ट, सब कुछ छीन लिया जाता है। और अगर कोई विक्टिम इसके खिलाफ आवाज उठाने की भी कोशिश करेगा तो उसे वायलेंस या फिर उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना, इन सब चीजों से ब्लैकमेल किया जाता है। Immediately when I got in the car, I knew something was off. Simone Miller was only 16 when she was kidnapped and trafficked by a man she had just met. He was just like, I'm a pimp and you're my hoe and I'm going to take you somewhere. You're going to be given instructions on what to do and running is not an option. Warned her if she tried to escape, he would kill her mother and her grandmother. अब जब इतना सब कुछ जान लिया है तो अब ये भी सवाल उठता है कि इन सब चीजों से बचा कैसे जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रैफिकर सिर्फ किसी और को ही टारगेट करेंगे। शायद अगला टारगेट आप या मैं, कोई भी हो सकता है। अगर कोई अच्छी जॉब, मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट या स्कॉलरशिप ऑफर बहुत ही अच्छा लग रहा है तो उसे सबसे पहले वेरीफाई करो। उस कंपनी का नाम, नंबर, लोकेशन, सब चीजों के बारे में पहले पता करो। अगर कोई आपको ट्रैवल करने के लिए बोल रहा है तो लीगल पेपर्स के बिना बिल्कुल मत जाओ। कोई भी लड़की या लड़का, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर रियल लाइफ में हो, जो आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रहा है, बड़े बड़े वादे कर रहा है, जल्दी जल्दी ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश में लगा है, तो ऐसे लोगों से तुरंत अलर्ट हो जाओ, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करना कोई हलवा नहीं है। इन सब चीजों में टाइम लगता है और ट्रैफिकर सबसे पहले वही जीतने की कोशिश करेंगे। He was wonderful, you know, definitely a Romeo in a lot of ways, just, you know, spoiling you with attention and gifts. अब ऐसा भी हो सकता है जहाँ कोई अब्यूज, जो कि खुद ट्रैफिकिंग का शिकार बना हुआ है, वो आपके ही आसपास है पर किसी से कुछ कह नहीं पाता। ऐसे लोग अक्सर सहमे सहमे से रहते हैं, हर वक्त एंजाइटी में होते हैं, दूसरों से बात करना भी पसंद नहीं करते। उनका बिहेवियर भी काफी हद तक अजीब सा लगता है। शायद उनके पास अपना खुद का फोन भी ना हो या फिर अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स भी ना हो। ऐसे लोगों की बातें भी एकदम रिहर्स की हुई लगती है, जैसे किसी ने सिखा कर भेजा है कि भाई यहाँ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। अगर तुम्हें भी अपने आसपास का कोई बंदा ऐसा लगता है कि जो मजबूरी में काम कर रहा है, किसी के साथ फोर्सफुली ट्रैवल कर रहा है या फिर डरता है किसी स्पेसिफिक आदमी या फिर ग्रुप ऑफ पीपल से, तो इस चीज को इग्नोर मत करो। हो सकता है वो भी किसी ट्रैफिकर के कंट्रोल में हो और उस वक्त उसकी हेल्प करने के लिए शायद आपका डायरेक्टली इन्वॉल्व होना आपके खुद के लिए भी सेफ ना हो। ऐसे में अब कई ऐसे ट्रस्टेड एनजीओज है, हेल्पलाइंस है या फिर हमारे पुलिस का एक डिपार्टमेंट है AHTU, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, जिसको आप इन्फॉर्म करके क्वाइटली हेल्प कर सकते हो। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो नजदीकी लोकल पुलिस स्टेशन पर जाना हमेशा से ही सबसे सेफ ऑप्शन है। ट्रैफिकिंग सिर्फ इंसान की जिंदगी नहीं तोड़ता, वो पूरी जनरेशन की उम्मीदों को खत्म कर देता है। पर अगर हम अवेयर हो गए तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी और की जिंदगी को बचाने के लिए भी खड़े हो सकते हैं। जय हिंद।